एक और कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि अर्नव ने कब बोलना स्टार्ट किया, किस एज में बोलना स्टार्ट किया, उसका स्टार्टिंग में स्पीच कैसा था, लैंग्वेज कैसा था, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगी। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कि ऑटिज़म में डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्पीच देखे जाते हैं, यानी कि कुछ बच्चों का स्पीच स्टार्टिंग में क्लियर नहीं होता है, बाद में क्लियर हो जाता है, या फिर कभी कभी इतना क्लियर नहीं होता है लेकिन समझ में आता है कि बच्चा क्या बोल रहा है, या फिर कुछ बच्चों का स्पीच जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ बच्चे नॉन वर्बल होते हैं ऑटिज़म में, या फिर कुछ बच्चों का स्पीच बिल्कुल क्लियर होता है और उनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज डेवलप करने में प्रॉब्लम आती है। तो बहुत मतलब कम परसेंटेज है ऑटिस्टिक बच्चों की जहाँ पे हमारे ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो फुल लैंग्वेज डेवलप करते हैं। मैक्सिमम आप ये समझ लो कि नीड बेस्ड लैंग्वेज में ज़्यादा रहते हैं। अर्नव की अगर हम लोग बात करें तो अर्नव ने 3 ईयर की एज में मीनिंगफुल वर्ड बोलना स्टार्ट किया, और मुझे आज भी याद है कि उसका फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड क्या था, वो था मम्मी। और थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये स्टोरी। पता नहीं मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया है या नहीं किया है, लेकिन डेफिनेटली अगर इस स्टोरी को आप सुनेंगे तो एंड में आपको एक अमेजिंग फैक्ट जो है वो जानने को मिलेगा ऑटिज़म के बारे में। क्या पता आपके बच्चे के केस में भी ये चीज़ हेल्प करे। मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा होता था, जैसे 2.5 साल की एज में अर्नव का डायग्नोसिस हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने थेरेपी स्टार्ट की, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम लोगों ने स्टार्ट की। स्पीच थेरेपी के लिए मना कर दिया बिकॉज इतना ज़्यादा वो हाइपर एक्टिव था। तो मतलब जो स्पीच थेरेपिस्ट थे उन्होंने बोला कि आप सिर्फ मनी वेस्ट करोगे तो आप बाद में कराओ, पहले आप ओटी कराओ, थोड़ा उसमें सिटिंग आ जाए। तो मेरा शेड्यूल ऐसा होता था कि सुबह का मेरा सेशन होता था 8 बजे का, और वहाँ पे मैं उसको थेरेपी के लिए लेके जाती थी। और थेरेपी से वापस आने के बाद मैंने सोचा कि इसको मैं किसी डे केयर में रखती हूँ ताकि ये थोड़ा सा बच्चों के बीच में रहे, बोलना स्टार्ट करे, कुछ सीखे, कुछ सोशलाइजेशन सीखे। तो बड़ी मुश्किल से हमें एक ऐसा डे केयर मिल गया। तो वहाँ पे मैं लिटरली अर्नव के लिए हम लोग ना पर डे का 100 पे कर रहे थे, आज से 8-10 साल पहले आप सोचो। बिकॉज इतना हाइपर एक्टिव था तो कोई भी उसको रखने के लिए रेडी ही नहीं होता था। तो एक आंटी रखने के लिए उसको रेडी हुए, लेकिन उन्होंने चार्ज किया हम लोगों को पर डे 100। हम लोग वो पे करने के लिए भी रेडी हो गए कि चलो कुछ तो उसको सीखने को मिलेगा। लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं सोची थी कि अर्नव जिस तरह से हाइपर एक्टिव रहता था, बेपरवाह रहता था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी डे केयर में जाके रोएगा। लेकिन वही प्रॉब्लम हो गई कि जैसे ही हम लोगों ने उसको डे केयर में डाला वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो रहा था। हाइपर एक्टिविटी, मस्ती तो दूर की बात है, लेकिन वो फुल जो मैं 2 घंटे उसको रखती थी, 2 घंटे वो फुल वहाँ पर रोता ही रहता था, रोता ही रहता था। और थेरेपी में भी जब हम लोगों ने स्टार्टिंग किया तो थेरेपी सेंटर में भी वो मेरे बगैर नहीं रहता था, वो वहाँ पर भी रोता ही था। तो जो दूसरा हम लोगों ने चेंज किया था उसमें जाके वो एडजस्ट हुआ था थेरेपी सेंटर में। डे केयर में वो इतना ज़्यादा रोने लगा, मैंने सोचा 3 दिन रोएगा, 4 दिन रोएगा, फिर तो वो एडजस्ट हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब फुल 5-7 डेज तक वो रोता ही रहा। मतलब जितना टाइम वो वहाँ पे रहेगा वो बहुत बुरी तरह से वहाँ पे रोता ही रोता था। इन बिटवीन बच्चों ने मुझे एक चीज़ बताई जो डे केयर में बाकी बच्चे थे कि आंटी ये रोता ही रहता है, इसको आप यहाँ पे मत रखो, ये बस रोता रहता है और मम्मी 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 बोलता रहता है। मेरे लिए ये बात बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। मैंने तो बिलीव ही नहीं किया कि मैंने सोचा कि बच्चे इससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं इसलिए मुझे वो ऐसा बोल रहे हैं। तो मैंने बोला क्या बात कर रहे हो यार, ये तो बोलता ही नहीं है, तो मम्मी कहाँ से बोलेगा ये। बच्चे हर रोज़ मुझे वही चीज़ बोलते कि नहीं आंटी ये बोलता है, मम्मी मम्मी बोलता है। और मैं हर रोज़ मतलब मैंने बिलीव किया ही नहीं, बिकॉज 3 साल से जो शब्द आपने नहीं सुना तो आप कैसे किसी के ऊपर भरोसा करोगे कि अर्नव मम्मी बोल रहा होगा। तो मैंने भरोसा ही नहीं किया कि बच्चे ऐसे ही बोल रहे हैं। आंटी भी कई बार बोलती थी कि वो बोलता है, लेकिन मैंने बिलीव नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि बस पीछा छुड़ाने के लिए ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। एक दिन एक बच्चे ने मुझे बोला कि आंटी आप ऐसा करो, आप इसको यहाँ पे रहने दो और आप घर मत जाना, डोर के बाहर आप खड़े रहो और आप सुनो। मुझे लगा कि बच्चा इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है तो मुझे ट्राई करना चाहिए। और दैट डे मैंने ट्राई किया, मैं डोर के बाहर खड़ी रही। जैसे ही मैं गई अर्नव ने रोना स्टार्ट किया, वो आवाज़ें बाहर मुझे सुनाई दे रही थी। और 5-10 मिनट के बाद इमीडिएटली मैंने वो मैजिकल वर्ड सुना मम्मी। और उस टाइम पे जो खुशी थी गाइस,
तो फर्स्ट टाइम मैंने अर्नव के मुंह से मम्मी वर्ड सुना और मतलब अर्नव रोए जा रहा है और वो मम्मी 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 बोले जा रहा है और वो जितनी बार वो मम्मी मम्मी बोल रहा है ना और मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ, इतना सुकून मिल रहा है। मतलब उससे पहले कुछ ऐसा था कि अर्नव कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोलता था और वर्ड बोलना तो दूर की बात है, मुझे ये भी डाउट था कि वो मुझसे कनेक्ट करता भी है या नहीं करता है, उसको मुझसे अफेक्शन है या नहीं है, इमोशंस उसमें हैं या नहीं है। सो दैट डे मुझे वो चीज़ पता चली कि नहीं, उसके अंदर भी इमोशंस हैं, वो समझता है मैं कौन हूँ, मेरी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको पता है ये चीज़ें। सो ये फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड था। इस खुशी को शब्दों में बयान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि 3 साल के बाद मैंने अपने बच्चे के मुंह से मम्मी वर्ड सुना। सो उस दिन के बाद मैंने अर्नव को वहाँ से निकाल लिया, मैंने नहीं रखा। उसी टाइम पे मैंने डोर खोला और मैं अर्नव को वापस लेके आई। दुख एक तरफ ये कि वो डे केयर में सेटल नहीं हुआ, 5-7 दिनों के बाद भी वो जस्ट रोता ही रहा, फुल टाइम वो एडजस्ट नहीं हुआ। और दूसरी तरफ ये खुशी कि मेरा बच्चा भी बोलता है, उसके अंदर भी इमोशंस हैं, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो दुख और सुख, मतलब एक खुशी और एक दुख दोनों साथ साथ में थे। मतलब तो ऐसे ही मैं चलते चलते फिर घर पे पहुंच गई। बिल्डिंग के बाहर जो हमारे एंट्रेंस में एक आंटी थी वो रहती थी, उनका भी डे केयर था, लेकिन आंटी अभी रिटायर होने वाले थे। उनके पास जस्ट 1-2 लड़कियां आती थी, वो भी बड़ी लड़कियां थी और लड़कों को वो रखती भी नहीं थी। सो उन्होंने मुझे बहुत पहले बताई थी ये चीज़। मैंने देखा कि आगे वो वहाँ पे बैठी हुई हैं और मैं थोड़ा सा, मेरी आंखें भी नम हैं उस टाइम पे, सोचते सोचते जा रही हूँ अब क्या करूँ। काफ़ी सारा चीज़ें उस टाइम पे दिमाग में मेरे चल रही हैं। एक तरफ तो ये चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि नहीं, ये पूरी तरह से ब्लैंक नहीं है, मतलब ये चीज़ों को समझता है, ये सीख सकता है और चीज़ें सीख सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चली थी और आंटी ने फिर मुझे एकदम से पूछ लिया। उनके साथ मेरा रिलेशन भी थोड़ा काफ़ी अच्छा हो गया था, तो बहुत अच्छी थी आंटी। तो मैंने उनको इमीडिएटली सब कुछ बता दिया कि क्या हुआ मेरे साथ। मैंने उनको बोला भी ये एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो और अब मैं क्या करूं, कौन सा डे केयर ढूंढूं, कौन सा मैं प्ले स्कूल ढूंढूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो आंटी ने मेरी सिचुएशन को समझा और उन्होंने बोला तू ऐसा करना, ये शायद मेरे पास रह जाए क्योंकि ये मुझे जानता है, तू ऐसा कर, थेरेपी में जाने के बाद ना जब वापस आती तो 1 घंटा इसको मेरे पास भेज दे तू। और मुझे बहुत अच्छा लगा और पर लेकिन फिर भी मुझे डाउट था कि क्या ये मेरे बगैर रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब यहाँ भी वही प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। सो आंटी ने बोला कि चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट डे मैं उसको थेरेपी सेंटर से वापस लेके आई और मुझे इतना पता था कि अर्नव का इंटरेस्ट खाने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। तो मैंने एक और दिमाग लगाया, उसके हाथ में कटोरी में मैंने कुछ ग्रेप्स डाले या फ्रूट्स डाला कटोरी में और उसको मैं मेरे जस्ट ऊपर वाले फ्लोर में ही आंटी रहती थी, तो मैं उसको वहाँ पे छोड़ के आ गई। और मैंने देखा कि अर्नव बहुत हंसते खेलते डोर के अंदर घुसा और मतलब उसने पलट तक के देखा भी नहीं मेरी तरफ कि मैं वहाँ पे बैठूं या नहीं। वो बहुत नॉर्मली वहाँ पे बैठ गया जाके और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब वो हर रोज़ मुझे ऊपर भेजने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता, मैं नीचे से ही उसको कटोरी लेके भेजती कुछ फ्रूट्स डाल के और वो अपने आप ऊपर आंटी के पास चले जाता सीढ़ियाँ चढ़ के। सो ये चीज़ थी। तो 2 चीज़ें आपने सीखी कि जब तक उनको कम्युनिकेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, जैसे उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ा कि मतलब जब उसको ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं मुझे मम्मी चाहिए, मुझे यहाँ पे डर लग रहा है, तब तक उसने वो मतलब तभी उसने वो मम्मी वर्ड बोला। और दूसरी चीज़ ये थी कि वो अननोन लोगों के बीच में थोड़ा डरता था, अनकंफर्टेबल होता था, यानी कि जो उसके जानने वाले लोग थे उनके पास वो कंफर्टेबल था। तो कई बार हो सकता है आपके बच्चे के केस में भी यही प्रॉब्लम आ रही हो, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को टैकल कर सकते हो। जब अर्नव ने मम्मी वर्ड बोला तो उसके बाद मुझे एक लेसन सीखने को मिला कि हो सकता है अर्नव और वर्ड्स को बोलना भी जानता हो, बिकॉज मैंने ट्राई ही नहीं किया था उस टाइम के तक उसको कुछ भी बुलवाने का। तो मुझे थोड़ा सा हिम्मत बन गई, एक्सपेक्टेशन मेरी बढ़ गई, कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मुझे और ज़्यादा ट्राई करना चाहिए, हो सकता है ये कुछ और वर्ड्स को भी बोले। सो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल उन वर्ड्स को टारगेट करना शुरू किया जिनके लिए अर्नव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता था, जैसे कि उसको किचन में कुछ खाना है या पानी पीना है या बाहर जाना है तो वो मेरा हाथ पकड़ के
साइन करता था कि ये चाहिए, मुंह से नहीं बोलता था। उन चीज़ों को मैंने टारगेट किया और उनके लिए मैंने उसको बुलवाना शुरू किया कि जब भी वो पानी की टंकी के पास मेरा हाथ लेके जाता था तो मैंने उसको बोलना स्टार्ट किया कि पहले बोलो पानी पानी। शुरू में वो थोड़ा क्लियर नहीं बोलता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि उसकी स्पीच क्लियर होती गई। और इसका मतलब ये था कि अर्नब को स्पीच में प्रॉब्लम नहीं थी, अर्नब को लैंग्वेज प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आती थी। धीरे धीरे मैंने उसको बुक्स, विजुअल, ये सब चीज़ों से उसको मैंने सिखाना स्टार्ट किया। उसके बाद तो मतलब बोलते हैं ना कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है तो आप और ज़ोर शोर से वो काम करने की कोशिश करते हो। धीरे धीरे मैंने काफ़ी चीज़ें देखी कि उसको वन वर्ड का वोकैबुलरी उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। 5 ईयर्स तक मैंने आपको बताया था कि वो फ्रेज स्पीच पे आ गया था। उस टाइम पे मैं यही सोच रही थी कि शायद मैंने कोशिश नहीं की, इसलिए अर्नब ने बोलना नहीं सीखा। मुझे लगा था कि अभी उसकी फुल लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस की हैं, बट बाद में जाके हमें एक और झटका लगा कि अर्नब को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का भी इशू था, जिसकी वजह से भी उसको उसका नीड बेस्ड लैंग्वेज ही रहा और वो कभी फुल लैंग्वेज डेवलप नहीं कर पाया। और आज भी उसकी नीड बेस्ड लैंग्वेज ही है। कन्वर्सेशन में उसको प्रॉब्लम आती है, कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये है कि नीड बेस्ड लैंग्वेज उसकी अभी बेटर है। सो ये चीज़ें हैं। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि जिसका स्पीच बिल्कुल क्लियर है, जैसे अर्नब का स्पीच बिल्कुल क्लियर है, वो गाना गाता है, जो भी बोलता है वो बिल्कुल क्लियर आपको सुनाई देता है, तो इसका मतलब भी ये नहीं है कि उसकी फुल लैंग्वेज डेवलप हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कॉग्निटिव लेवल पे, ब्रेन कितना अफेक्ट है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या नहीं है, अप्रैक्सिया है या नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो डिपेंड करती है। तो ऑटिज़म जर्नी कुछ ऐसी ही है जिसमें आपको कई बार कुछ रिवार्ड मिलते हैं, कई बार आपको डिमोटिवेशन होती है, कई बार आपको उन चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता है जिनको आप नहीं चाहते हो। जैसे मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया इस चीज़ के लिए, मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, उसकी फुल लैंग्वेज डेवलप हो या ना हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि, लेकिन इतना ही बेटर है कि वो अपनी नीड को एक्सप्रेस कर पाता है, इतना भी मेरे लिए बहुत है। मैंने बाकी चीज़ों के ऊपर फिर अपना फोकस किया, जैसे उसकी सिंगिंग है या और सोशलाइजेशन है या और स्किल्स के ऊपर फोकस किया। ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी हैं कि अगर आपका बच्चा राइम्स को गुनगुनाता है, ABCD बोल रहा है, तो वो बाकी वर्ड्स को भी ज़रूर बोलेगा, वो नीड बेस्ड लैंग्वेज पे भी ज़रूर आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा उसको मोटिवेट करना पड़ेगा और थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा उसको बोलने के लिए। फोर्स करने का मतलब ये नहीं है कि एग्रेसिवली करना है, लेकिन हाँ ये है कि ट्राई करनी है कि जब तक वो ना बोले तब तक आप वो चीज़ उसको मत दो। तो उसके बाद उसने काफ़ी चीज़ें सीखी। तो अगर आप भी इसी स्टेज पे हैं, 2 और 3 ईयर्स का आपका बच्चा है और वो गुनगुना रहा है, राइम्स को बोल रहा है, तो थोड़ा विजुअल की हेल्प लीजिए, पिक्चर से वर्क करना स्टार्ट कीजिए। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो करता है उसमें उसको बोलना थोड़ा आपको सिखाना है, वो ज़रूर सीखते हैं। और दूसरा लेसन हम लोगों को यहाँ पे ये सीखने को मिला कि जो चीज़ें नहीं हो रही हैं आपके बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद भी, तो थोड़ा थोड़ा एफर्ट उनके ऊपर लगाते रहिए, लेकिन दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए जहाँ पे आपका बच्चा कुछ और क्या बेटर कर सकता है। एक ही चीज़ के पीछे अगर हम पड़े रहेंगे तो वो चीज़ का तो भरोसा है नहीं कि वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बाकी चीज़ें भी बच्चा कुछ नहीं सीख पाता है। तो ये चीज़ें हैं, एक्सप्लोर करना है आपको कि मेरे बच्चे के क्या क्या इंटरेस्ट हैं और क्या मैं बेटर कर सकता हूँ। यही ऑटिज़म जर्नी है गाइस, यही हम कर सकते हैं एज एन ऑटिज़म पेरेंट, हम यही कर सकते हैं। सो आई होप ये एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा। सो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।